Hello students, welcome to my channel. Today we are going to discuss when two charged particles placed in a medium. When two charge placed in medium, जब दो चार्ज पार्टिकल एयर में प्लेस्ड हो, ये प्लस लाइक चार्ज रिपेल टू ईच अदर, ये रिपेल किया, ये भी इसको रिपेल किया, ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वो इक्वल है। सपोज कीजिए कि ये प्लस Q1 प्लस Q2 के ऊपर में फोर्स 20 न्यूटन लगाया, तो ये प्लस Q2 प्लस Q1 पे 20 न्यूटन होगा। ये 40 न्यूटन लगा इस पे, तो ये इस पे 40 न्यूटन, ये इस पे 60 न्यूटन, तो ये इस पे 60 न्यूटन। ये जो फोर्स होगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। एयर में अगर चार्ज प्लेस्ड किया गया है तो कूलम्स के अकॉर्डिंग 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, दोनों प्लस है फिर भी प्लस लेंगे, दोनों माइनस होता फिर भी हम लोग यहाँ पॉजिटिव लेते हैं क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। जब दोनों चार्ज पार्टिकल को प्लेस्ड किया गया किसी मीडियम, सपोज कीजिए कि लिक्विड में कर दिया गया, वाटर में कर दिया गया, तो ये प्लस Q1 इस प्लस Q2 के ऊपर में एक फोर्स लगाया। अब इसको हम F मीडियम बोल दिए, इसको F मीडियम। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है बट डायरेक्शन अपोजिट है। F मीडियम इज इक्वल टू 1/4πε0 और ε0 के मल्टीप्लाई में εr Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ये जो 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर है, इसको हम F एयर बोल रहे हैं। इसको क्या बोल रहे हैं? F एयर डिवाइडेड εr। εr इधर आएगा तो F मीडियम यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे εr को हम बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं हम लोग। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम εr, उसका डिफिनीशन क्या है? इट इज डिफाइंड एज, इन दोनों का रेशियो, इट इज द रेशियो ऑफ फोर्स इन एयर to the force in medium. It is defined as the ratio of force in air to the force in medium. अब आपके पास हम एक क्वेश्चन लिखें कि चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड इन एयर फोर्स इज 100 न्यूटन। F एयर आपके पास है 100 न्यूटन। When it placed in medium force is 25 न्यूटन। F मीडियम जो आपके पास है वो 25 न्यूटन है। बोल रहा है कैलकुलेट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कैलकुलेट करना है उस मीडियम का। तो फॉर्मूला आपके पास εr इज इक्वल टू F एयर अपॉन F मीडियम आपके पास है। तो यहाँ पे 100 डिवाइडेड 25 4 आपके पास। उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना आया आपके पास? 4 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब बोलोगे सर जब एयर में रखते हैं तो εr का वैल्यू कितना? एयर में जब रखते हैं तो εr का वैल्यू 1 आता है, इसलिए यहाँ 1 है। और मीडियम में रखेंगे तो ε0 के साथ εr मल्टीप्लाई होगा। 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर को हम लोग यहाँ से F एयर बोल देंगे। क्वेश्चन आपके पास है कि फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट डिस्टेंस r1 इज F1। r1 डिस्टेंस है 2 पॉइंट चार्ज के बीच में, Q1 Q2 2 पॉइंट चार्ज है। सपोज कीजिए कि बोथ लाइक चार्ज में होते हैं। ये प्लस इस प्लस के ऊपर जो फोर्स होगा ये आपके पास r1 डिस्टेंस पे F1 बोल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ F1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 अपॉन R1 स्क्वायर हो गया। ये प्लस इस प्लस को रिपेल किया, ये प्लस इस प्लस को F1 से रिपेल करेगा। F1 R1 डिस्टेंस के कारण है, आपके पास इतना आ गया। अब यहाँ से हम लोग Q1 Q2 अपॉन 4πε0 के जगह F1 R1 स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट को। अब अगर आपके पास Q1 Q2
कितने डिस्टेंस पे रखा जाए, सेम मीडियम में। अगर इसको हम एयर में रखे हुए हैं तो दूसरे को भी एयर में रखना है, तब क्वेश्चन आपके साथ पूछा जाएगा। सेम मीडियम में रखा जाए, कितने डिस्टेंस पे रखा जाए कि फोर्स इनके बीच का F2 हो जाए। सपोज कीजिए कि आपके पास Q1 Q2 R2 डिस्टेंस पे रखें, R2 डिस्टेंस पे रखें, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फोर्स आपके पास क्या बोल रहा है कि F2 होना चाहिए। तो F2 इज इक्वल टू जब निकालोगे, F2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R2 का स्क्वायर। अब यहाँ से हम लोग यहाँ से फिर देखिए, इसको आप रखिए साथ में, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखे हैं, Q1 Q2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट F2 R2 स्क्वायर, इक्वेशन सेकेंड। LHS बोथ का सेम है, RHS भी सेम होगा। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट तो आप क्या लिखोगे, F1 R1 स्क्वायर F2 R2 स्क्वायर। ये आपके पास एक रिलेशन आ गया। अब यहाँ से आपके पास R2 कैलकुलेट करना है, R2 स्क्वायर F1 R1 स्क्वायर अपॉन F2। R2 निकालना है, स्क्वायर इधर आएगा, स्क्वायर रूट हो जाएगा, F1 R1 स्क्वायर F2 आपके पास हो जाएगा। यहाँ से R2 कैलकुलेट करना था, R2 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 डिवाइड हो गया, R2 निकालना है, स्क्वायर इस साइड आ गया तो स्क्वायर रूट है। इसको एक रिलेशंस के रूप में हम यूज करेंगे कि अगर दो चार्ज पार्टिकल को R1 डिस्टेंस पे रखते हैं, फोर्स उनके बीच का F1 है, कितने डिस्टेंस पे दूसरे चार्ज को रखेंगे कि उनके बीच का फोर्स F2 हो जाए। रिलेशंस F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर हो जाएगा आपके पास। कोई नेसेसरी नहीं है कि फोर्स गिवन होगा, डिस्टेंस R2 कैलकुलेट करना होगा। डिस्टेंस कैलकुलेट आपके पास करना था, इसमें इस बार डिस्टेंस ही दे देगा, फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो कभी फोर्स देगा तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, डिस्टेंस गिवन होगा तो फोर्स कैलकुलेट करना होगा। तो इस फॉर्मूले का आप यूज क्या कर सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। इतने करने की तब जरूरत आपके पास नहीं है। F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। कोई नेसेसरी नहीं है कि यहाँ पे आपके पास दोनों प्लस दे दिया, दोनों माइनस भी देगा तब भी यूज करोगे, एक प्लस एक माइनस देगा तब भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो आप लेते हो चार्ज वो मैग्नीट्यूड लेते हैं। अगर आपने लेक्चर फर्स्ट देखा हो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो आपको पता है कि यहाँ पे चार्ज का मैग्नीट्यूड लेते हैं। तो दो प्लस हो या दो माइनस हो या एक प्लस हो एक माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड हम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देते हैं। क्वेश्चंस आपके पास ये है, कुछ नहीं किए हम, जहाँ R1 था वहाँ हम R कर दिए, जहाँ F1 था हम F कर दिए, जहाँ आपके पास F2 था वहाँ 2F कर दिए। अब इस फॉर्मूले का यूज समझिए, F1 R1 स्क्वायर इज इक्वल टू F2 R2 स्क्वायर। F1 इज इक्वल टू कितना है F, और R1 की जगह कितना है R, F2 की जगह कितना है 2F, और R2 कैलकुलेट करना है। यहाँ से F से F गया आपके पास, यहाँ से R2 स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर बाई 2। R2 स्क्वायर कैलकुलेट करना था, ये 2 यहाँ डिवाइड हो गया। R2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट R स्क्वायर बाई 2। R2 इज इक्वल टू R स्क्वायर से R बाहर निकला, ये √2 हो गया। अब देखो 1/√2 इंटू R लिख सकते हैं इसको। अब 1/√2 का जो वैल्यू होता है 0.707, इसको याद कीजिए। सपोज कीजिए कि अगर आपके पास R/√2 ऑप्शंस में अगर क्वेश्चंस पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन में दिया हुआ है, तब तो आप R/√2 लिख दीजिएगा। लेकिन अगर सपोज कीजिए इस फॉर्मेट में दिया रहेगा, तो जिनको डाटा याद होगा 1/√2 का जो वैल्यू होता है 0.707, वो इजीली इनको लिखेंगे।
आप अल्टरनेटिंग करंट में इसका काफ़ी यूज़ देखोगे 1/√2 का, तो आपको याद हो ही जाएगा, बट अभी से याद कर लो कि 1/√2 का वैल्यू 0.707 होता है। अब आप बोलोगे सर यहाँ पे डिस्टेंस ही कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे फोर्स कैलकुलेट नहीं कर सकते? बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्यों कैलकुलेट नहीं कर सकते? अगर आपके पास क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए, चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया जाए कि अगर आपके पास Q1 Q2 यहाँ आपके पास 2F है और ये डिस्टेंस D है। अब यहाँ आपके पास हम लोग क्या कर दें कि 2D कर दें और आपको बोले कि ये बताइए कि ये फोर्स कितना है, ये F न्यू फोर्स कितना है, F न्यू फोर्स कितना है Q1 Q2 पे, Q1 Q2 आपके पास। तो इस बार क्या है, F1 R1 स्क्वायर में फोर्स गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, यहाँ पे डिस्टेंस गिवन है, फोर्स कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? न्यू क्वेश्चन अगर आपके पास ऐसा दिया जाए, कैलकुलेट कर सकते हो ना? बिल्कुल आप कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट कीजिए। F न्यू इंटू 4D स्क्वायर, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल हो गया। F न्यू जो आप करोगे वो 2F/4 हो गया, ये 4 यहाँ डिवाइड हो गया, F/2 करेंगे। अब देखो ना कि F1 के जगह हम 2F पुट कर दिए और डिस्टेंस के जगह D पुट कर दिए, तो 2F इंटू डी स्क्वायर, F न्यू इंटू 2D का स्क्वायर कर दिए, तो F न्यू इज इक्वल टू आपके पास F/2 आ गया। क्वेश्चंस आपके पास है कि दो चार्ज पार्टिकल है हैविंग चार्ज 2 × 10⁻⁻8 कूलम, ईच आर ज्वाइंट इंसुलेटिंग स्ट्रेंथ लेंथ 1 मीटर है। एक टेबल के ऊपर में दो चार्ज रखा हुआ है, दो चार्ज रखा हुआ है। आपके पास चार्ज का वैल्यू गिवन है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, 2 × 10⁻⁻8 कूलम 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपके पास रखा हुआ है। ये जो आपके पास टेबल है वो कंप्लीटली स्मूथ गिवन है क्वेश्चंस में, ये आपके पास स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल है। ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये आपके पास क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब ये एक स्ट्रिंग से कनेक्ट है, आप ये देखो कि अगर कोई स्ट्रिंग से मास कनेक्ट है तो टेंशन कहाँ लगता है, बॉडी से आगे लगता है। टेंशन कहाँ एक्ट होता है, बॉडी से आगे। तो ये लाइक चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल किया, और टेंशन कहाँ लगेगा, बॉडी से आगे। अब चूंकि ये आपके पास क्वेश्चंस में गिवन है आपके पास कि ये रेस्ट में आपके पास है, ये आपके पास रेस्ट में है, तो ये देखना अगर ये 100 न्यूटन है तो ये भी 100 न्यूटन है, ये अगर 200 न्यूटन है तो ये भी आपके पास 200 न्यूटन है, 200 न्यूटन है। तो T इज इक्वल टू क्या होगा, F होगा। यहाँ से फोर्स के लिए आप क्या लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द कूलम्स 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। इसका जो वैल्यू है वो होता है आपके पास 9 × 10⁻⁹ चार्ज ईच का सेम है, 2 × 10⁻⁻8, 2 × 10⁻⁸, और डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर, तो 1 × 1। यहाँ से 9, 2 और 2, 9 × 4 36, 10⁻9, 10⁻9 और 10⁻⁻16, 36 10⁻⁻7 ये न्यूटन। तो टेंशन आपके पास कितना आ गया, 36 × 10⁻⁻7 न्यूटन। अब यहाँ देखो ये दोनों लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल किया, यहाँ पे इस बॉडी के साथ स्ट्रिंग कनेक्ट है, टेंशन बॉडी से अवेक्ट हुआ, यहाँ पे टेंशन बॉडी से अवेक्ट हुआ, स्मूथ सरफेस था। अब बॉडी आपके पास रेस्ट में ही रहना है, तो T इज इक्वल टू F होगा। T कैलकुलेट करना था, F का वैल्यू आपके पास फॉर्मूला दिस है, इसका वैल्यू पता है
Q1 Q2 लिख लिए, यहाँ पे गिवन था, यहाँ से T कैलकुलेट हो गया। NCERT एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है, फोर्स ऑन स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम माइनस 0.8 माइक्रोकूलम इन एयर। दो चार्ज आपके पास है, 0.4 माइक्रोकूलम 0.8 माइक्रोकूलम विथ नेगेटिव साइन। ये दोनों आपके पास क्या है, अनलाइक चार्ज। अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे फोर्स जो आपके पास हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। फोर्स का जो आपके पास वैल्यू गिवन है, जब ये दो चार्ज आपके पास एयर में है 0.2 न्यूटन, 0.2 न्यूटन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू स्फीयर। ये जो पॉइंट चार्ज आपके पास स्मॉल स्फीयर है, जिसपे एक पे चार्ज दिस है, दूसरे पे चार्ज दिस है, अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट किया। फोर्स का फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू द कूलम्स लॉ ये होता है, इसका जो वैल्यू है 9 × 10⁹ चार्ज मैग्नीट्यूड लेते हैं 0.4 4 × 10⁻⁻6, मैक्रो का वैल्यू 10⁻⁻6। दूसरे के लिए मैग्नीट्यूड लेते हो तो ये माइनस भी क्या होगा, प्लस हो जाएगा 0.8 × 10⁻⁻6। यहाँ से हम R स्क्वायर डिवाइड में किए। अब R स्क्वायर को आप इधर लाओ, R स्क्वायर इधर 9 × 0.4 0.8 दिस और दिस लिख चुके हैं। 10⁹9 10⁻⁻12 10⁻9 10⁻, आपके पास -12, बेस आर सेम, पावर विल बी एडेड 0.2। अब देखो ये पॉइंट गया, ऊपर में 10 आ गया, ये पॉइंट गया, नीचे 10 आ गया, ये पॉइंट गया, नीचे आपके पास 10 आ गया। यहाँ से आप देखिए एक 10 से 10 कैंसिल, 9 × 4 × 8 9 × 4 × 8 10⁻, कितना आ गया, -3। 9 - 12 कितना, -3। अब यहाँ से आपके पास 10 का पावर 1 ऊपर गया तो -1 और डिवाइडर आपके पास 2 है, 2 से 8 4 हो गया। R स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 4 × 4 10 के पावर -4। अब अगर अगले स्टेप में करोगे तो R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये तो R स्क्वायर की जगह था, अब ये आपके पास दिस हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 9 का स्क्वायर रूट कितना 3, 4 × 4 में से एक 4 बाहर निकलेगा और 10 के पावर -4 से 10 का पावर -2, तो यहाँ पे 4 × 3 12। इसके जगह हम क्या बोलते हैं, सेंटी। 10 का पावर -2 क्या होता है, सेंटी, तो ये सेंटीमीटर है। तो 12 सेंटीमीटर, डिस्टेंस कितना हुआ 12 सेंटीमीटर। R स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास लिख चुके थे, आप ऐसे देख लो कि R स्क्वायर इज इक्वल टू हम क्या लिख रहे थे, 9 × 4 × 4 10 का पावर -4। अब R निकालें यहाँ से तो आपके पास इतना आया, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो गया, 4 × 4 से एक 4 बाहर आ गया, 10 के पावर -4 से 10 का पावर -2 बाहर आ गया, तो 4 × 3 12 सेंटीमीटर आपके पास। ये NCERT एक्सरसाइज का सेकेंड क्वेश्चन है। हम थर्ड क्वेश्चन अब डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ KE स्क्वायर डिवाइडेड GME/MP। अब आपके पास यहाँ देखना, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपके पास है, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में आपके पास फोर्स का रेशियो है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मास ऑफ प्रोटॉन। 9th क्लास में आप पढ़ चुके हो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कि जो मासेज बॉडी है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे हम F बोल दिए और ये कैपिटल G के कारण बोल दिए, कैपिटल G के कारण, मास के कारण हो रहा है। तो यहाँ पे कितना आप पढ़े हो, कैपिटल G m1 m2/r स्क्वायर, m1 m2/r स्क्वायर, तो कैपिटल G me mp/r स्क्वायर। अब अगर आपके पास
यहाँ पे जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है चार्ज कितना -c, प्रोटॉन पे चार्ज कितना +c r डिस्टेंस पे। तो ये आपके पास अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या किया अट्रैक्ट किया, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण है तो हम Fe बोल दिए। यहाँ से Fe = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। Q1 चार्ज का मैग्नीट्यूड है तो +c, Q2 चार्ज का मैग्नीट्यूड है +c अपॉन r² है। यहाँ से हम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड आप बोल दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, Fe/Fg हम लोग को करना है, Fe/Fg करना है, दिस अपॉन दिस करना है। तो यहाँ देखो r² कैंसिल हो जाएगा, तो आप लिख सकते हो 1/4πε0 1/4πε0 e² डिवाइडेड G me mp। 1/4πε0 का वैल्यू कितना होता है 9 × 10⁹9। 1/4πε0 का वैल्यू कितना आपके पास होता है, जब Fe के सामने लिखोगे तो 1/4πε0 e², Fg के सामने रखोगे तो G me mp, इसका वैल्यू 9 × 10⁹9। ई का वैल्यू याद रखिएगा इसका वैल्यू, क्योंकि पूरी 12th में ईच एंड एवरी जगह आपके पास यूज होने हैं। स्मॉल ई का वैल्यू 1.6 10⁻⁻19 1.6 10⁻⁻19 डिवाइडेड G। 9th क्लास में हम लोग और 11th क्लास में G का वैल्यू पढ़े हैं 6.67 10⁻11। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 10⁻27। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिए तो 10⁻39 के आसपास में आपके पास आता है। तो ये आप करोगे तो 2.29 × 10⁻39। Fe का वैल्यू 10⁻39। ये ऑब्जेक्टिव में आपके पास पूछता है कि 10 के पावर कितने में होता है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच का जो रेशियो है इलेक्ट्रोस्टैटिक और ग्रेविटेशनल फोर्स में, ये जो आपके पास है 2.29 10⁻39 में। अब देखो ये जो डाटा है ना Fg के कंपेयर में, अब मासेज बॉडी के बीच जो आपके पास फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स, और रिपल्सन या अट्रैक्शन जो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कारण जो होता है, उस सिचुएशंस में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रिपल्सन अट्रैक्शन जो आपके पास है, इस केस में तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो आपके पास है ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर में एक लार्ज अमाउंट का फोर्स है, बहुत ही लार्ज अमाउंट का फोर्स है। इसको हम लोग कैलकुलेट किए और डाटा याद रखिए कि स्मॉल ई का वैल्यू कितना, स्मॉल ई का वैल्यू कितना, G का वैल्यू, इसका वैल्यू तो कई बार यूज कर ही चुके हैं। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻31। इसको 10⁻39 के तौर पे आप याद रखिए, ऑब्जेक्टिव बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगा। उसी के बेसिस में आपको हम 2 क्वेश्चन दिए, कैलकुलेट द रेशियो Ke² डिवाइडेड Gmp²। इसका मतलब 2 प्रोटॉन है, 2 आपके पास क्या है प्रोटॉन है, तो यहाँ मासेज बॉडी एक दूसरे को क्या करता है अट्रैक्ट करता है, तो आप इसके लिए फोर्स लिख सकते हो G mp × mp/r²। इसके लिए दोनों प्रोटॉन है आपके पास, तो इस पे भी चार्ज +c, इस पे भी चार्ज +c। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स लिखोगे तो 1/4πε0 E × E/r²। Fe/Fg कीजिएगा तो इसका वैल्यू आपके पास इतना आता है। अब देखो यहाँ पे क्या है, 2 आपके पास इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे ये आपके पास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन r डिस्टेंस पे अट्रैक्टिव फोर्स होगा, मासेज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे आपके पास Fg ये कर लोगे। अब यहीं पे चार्ज कितना होता है, एक पे -e, दूसरे पे चार्ज कितना -e r डिस्टेंस, तो ये लाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करेगा रिपेल करेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये मासेज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, Fg लिख लोगे G me × me/r²। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास है, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना -e। Fe कितना लिखोगे 1/4πε0 -e का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई -e का मैग्नीट्यूड अपॉन r²।
तो 1/4πε0 E इंटू ई अपॉन आर स्क्वायर, दोनों का आप रेशियो आप इसको खुद से करके देखें, इसको आप खुद से ऐसो कैलकुलेट कीजिए इसको। क्वेश्चन है कैलकुलेट एक्सेलरेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शंस। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस ई, प्रोटॉन पे चार्ज प्लस ई, ये एक दूसरे को अनलाइक चार्ज है अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशंस कैलकुलेट कर रहा है। पहले यहाँ से फोर्स कैलकुलेट कर लीजिए कि ये अनलाइक चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है एफ फोर्स से। तो एफ का जो फॉर्मूला है 1/4πε0, इस चार्ज का मैग्नीट्यूड इस चार्ज का मैग्नीट्यूड डिवाइड डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसके लिए 9 × 10⁻9 लिए हैं। इसके लिए आप जानते हो कि 1.6 10⁻−19, इसके लिए भी वही है, और 10⁻10 का स्क्वायर कर दिए। इन सब को जो हम कैलकुलेट किए ये आपके पास इतना आया। अब एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड मास। अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन पे तो फोर्स बाय एम ई, फोर्स ये आपके पास है, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 × 10⁻31। तो 9.1 के जगह हम 9 लिए हैं, इसको सॉल्व किए तो इतना आया। एक्सेलरेशन ऑफ प्रोटॉन, फोर्स बाय मास ऑफ प्रोटॉन। मास ऑफ प्रोटॉन 1.67 लो या 1.66 लो, एक ही बात है। दिस अपॉन दिस लिए तो आपके पास इतना आया। और बड़े इजी से हमको लगता है कि हम लोग को समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का ई का वैल्यू आपके पास याद होना चाहिए, इसका वैल्यू याद होना चाहिए, और यहाँ से हम लोग कैलकुलेशन, और कुछ नहीं है। बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन से। क्वेश्चन आपके पास है कि टू इक्वल बॉल हैविंग इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू। इक्वल बॉल इक्वल पॉजिटिव चार्ज क्यू, ये भी पॉजिटिव है और ये भी आपके पास पॉजिटिव है। सस्पेंडेड टू इंसुलेटिंग स्ट्रिंग, ये इंसुलेटिंग स्ट्रिंग के साथ सस्पेंडेड है। लेंथ इक्वल है, इसका लेंथ बोथ का इक्वल है। पहले ये एयर में था, इसके लिए फॉर्मूला है 1/4πε0 Q1 Q2/r², 1/4πε0 Q × Q अपॉन r², r डिस्टेंस है। जब इन दोनों को मीडियम में प्लेस कर दिया गया तो F मीडियम 1/4πε0 εr Q1 Q2/r², यहाँ से 1/4πε0 Q × Q²/r²। अब यहाँ εr को हम बाहर निकाल दिए, 1/εr हो गया। तो फिर इसके जगह कितना दे दिए? F एयर अपॉन εr। जस्ट अभी हम लोग पढ़े हैं ना कि F मीडियम F एयर अपॉन εr। εr को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, और इसको K से भी नोट किया जाता है, इसको हम लोग K से भी नोट किया जाता है। और K का जो वैल्यू होता है किसी भी इंसुलेटर के लिए वो आपके पास 1 से ज़्यादा होता है। K को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, εr को K के बराबर बोल सकते हैं। εr और K दोनों को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, दोनों सेम चीज़ है। और इंसुलेटर के लिए इसका जो वैल्यू होता है वो 1 से ऑलवेज बड़ा होता है। जब यहाँ पे F एयर अपॉन 1 से बड़ा होगा तो F मीडियम का वैल्यू डिक्रीज करेगा। एक क्वेश्चन हम बताए थे कि इसी लेक्चर में बताएं कि अगर दो चार्ज पार्टिकल एयर में है तो 100 न्यूटन है, किसी अनदर मीडियम में है तो 25 न्यूटन हो गया। इसका मतलब है एयर के कंपेयर में मीडियम में क्या हो रहा है? फोर्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ देखिए ये आपके पास K > 1 है, तो मीडियम में रखोगे, जब प्लास्टिक सीट इसके बीच में रख दोगे आप
पूरी जगह पे, तो क्या होगा, फोर्स रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन आपके पास है, तो यूज तो इसी का करना है, तो इसी का यूज करके हेंस फोर्स इज रिड्यूस्ड व्हेन प्लास्टिक शीट इज इंसर्टेड बिटवीन द टू, इन दोनों के बीच में देंगे तो आपके पास। एक आपको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ट्रेडमार्क क्वेश्चन बताते हैं जो हर बुक में आपको मिलेगा और कई एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। देखिए 2 पॉइंट चार्ज प्लस 4q एंड प्लस q, ये 2 पॉइंट चार्ज है प्लस 4q प्लस q, ये 2 पॉइंट चार्ज आपके पास, दोनों के बीच का सेपरेशन आपके पास a दे दिया है, दोनों के बीच का सेपरेशन a दे दिया है। वेयर शुड थर्ड चार्ज a, थर्ड चार्ज कहाँ प्लेस्ड किया जाए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम हो जाए, सिस्टम इक्विलिब्रियम। तो अब देखना कंसेप्ट क्या है कि इन दोनों को हम मेन चार्ज बोल दिए, इन दोनों को मेन चार्ज बोल दिए, थर्ड चार्ज को प्लेस करना है इन मेन चार्ज के बीच में। फिर से सुनिए, इन दोनों को मेन चार्ज बोल दिए, थर्ड चार्ज को प्लेस करना है मेन चार्ज के बीच में, और उनका जो नेचर होना चाहिए, साइन होना चाहिए, इन दोनों के जस्ट अपोजिट होना चाहिए, इन दोनों के जस्ट अपोजिट होना चाहिए। आपके पास इसी टाइप के डाटा चेंज करके क्वेश्चंस आपके पास है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का ट्रेडमार्क क्वेश्चंस हर बुक में आपको मिलेगा। यहाँ पे मेन चार्ज है, अब यहाँ पे हम अपोजिट नेचर का चार्ज दिए, ये माइनस दिए, तो देखो ये माइनस इस प्लस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, और ये प्लस इसको क्या करेगा, रिपेल। अब इस पे देना है तो ये माइनस इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये प्लस इस प्लस को क्या करेगा, रिपेल। अब ये माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट, ये माइनस को क्या करेगा, अट्रैक्ट। तो इससे ये भी और ये भी तीनों चार्ज आपके पास क्या है, इक्विलिब्रियम में। इस पे अगर 100 न्यूटन इधर होगा तो 100 न्यूटन इधर, अगर इस पे आपके पास 200 न्यूटन होगा तो यहाँ भी 200 न्यूटन होगा। तो इसका मतलब है कि तीनों चार्ज आपके पास इक्विलिब्रियम है, इसलिए बोला दैट द सिस्टम बी इन इक्विलिब्रियम, दैट द सिस्टम इन इक्विलिब्रियम। तो हम क्या बोले, मेन चार्ज के बिटवीन में चार्ज को रखना है और वो मस्ट बी अपोजिट इन साइन होगा। अगर ये दोनों माइनस होता तो ये प्लस होता, ये दोनों प्लस होगा तो ये माइनस होगा। क्वेश्चन कुछ ऐसा होगा, ये दोनों प्लस होगा देन पूछेगा तो ये वाला माइनस होगा, ये दोनों माइनस होगा देन पूछेगा आपसे तो ये वाला आपके पास प्लस होगा, इनके बिटवीन में होगा। देखिए 1 2 3 बोल दिए, अब हम लोग को इस पे फोर्स दिखाना है, इस पे फोर्स दिखाना है। तो 2 इसको क्या करेगा, ये पता आपको कि इन दोनों प्लस के बीच में ये माइनस होता है, तो ये 2 इसको क्या करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा। अब ये 1 इसको क्या करेगा, लाइक चार्ज रिपेल, तो 1 के कारण जो रिपेल हुआ F1 बोल दिए, 2 इसको जो अट्रैक्ट किया इसको F2 बोल दिए। अब इस पे फोर्स दिखाना है, तो देखो ये 3 इसको क्या करेगा, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करेगा, ये 3 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट, तो F3 बोल दिए। ये 1 इसको क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अब जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास हो, अभी हम आपको क्या करने वाले हैं, यहाँ 9Q और Q देने वाले हैं और आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस A है, यहाँ x मान लिए तो ये A माइनस एक्स होगा, इन दोनों का सम फिर A हो जाएगा ना। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मेन चार्ज के बीच का डिस्टेंस A है, इसके बीच x तो इसके बीच A माइनस एक्स है। अब एक बार फोर्स यहाँ दिखा दो, एक बार फोर्स यहाँ पे। अब हम क्या किए कि फोर्स ऑन E दिखा दिए, फोर्स ऑन E, बीच वाले पे फोर्स को बराबर कर देना, बीच वाले के फोर्स को बराबर कर देना, तो F1 बराबर F3, F1 बराबर F3 आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पे हम F1 जो यूज करेंगे ये किसके कारण, इसके कारण करोगे, इन दोनों का, तो क्या लिख सकते हैं, लिख के दिखाओ। ये इन दोनों के बीच के कारण लिखोगे तो 1/4πε0 मैग्नीट्यूड E इंटू Q अपॉन A माइनस एक्स का स्क्वायर। अब हम लोग के पास F3 इसके कारण है तो क्या लिखोगे, 1/4πε0 E इंटू 4Q
अपॉन एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू ई कट गया, तो 1 अपॉन दिस का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन एक्स का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो हम लिख सकते हैं एक्स अपॉन ए माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ बचा 4, तो 4 को लिख सकते हैं 2 का पावर 2। अगर आपका पावर सेम है तो बेस भी सेम होगा यहाँ से, तो यहाँ से x अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 2। यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, x का वैल्यू कैलकुलेट कर लिए। फिर से सुनिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन होगा कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, इस पे भी नेट फोर्स 0, 1 2 3 एज्यूम कर लो, बीच वाले पे क्या कर दो, फोर्स को इक्वल करके, बीच वाले पे फोर्स को इक्वल करके x निकाल लीजिए, बीच वाले पे इक्वल करके फोर्स को x निकाल लीजिए। और किसी लास्ट पे आप क्या कर लो, इस पे या इस पे दोनों का जो नेट फोर्स है वो 0 होना चाहिए। तो यहां पे हम क्या करते हैं, और किसी लास्ट में आपके पास फोर्स को क्या कर दो, नेट फोर्स 0 कर दो, या तो यहाँ या तो फिर यहाँ। यहाँ x हम निकाले हुए हैं तो यहाँ पे क्या कर दो, F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 0 कर दो। अब इसको 1 बोले इसके कारण F1, ये 2 बोले इसके कारण F2। F1 प्लस F2 का सम क्या है, 0, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड निकालना है, ये तो जानते हैं कि E निगेटिव आना है। अब यहाँ पे हम लोग किए, F2 के कारण आप निकाल लो, F2 के कारण कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4q इंटू ई अपॉन एक्स स्क्वायर। अब इसके कारण आपके पास F1 कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q इंटू 4q अपॉन ए स्क्वायर। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन ले लिए, तो इसके कारण q इंटू 4q अपॉन ए स्क्वायर प्लस इसके कारण आपके पास तो e इंटू 4q अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ से 4q यहाँ से कॉमन निकाल लिए, इतना को दूसरे साइड ले गए तो 0 हो गया। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। x के जगह कितना पुट कर दिया हम, 2a/3 का स्क्वायर, तो 2a/3 का स्क्वायर 4a²/9। अब दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपके पास e का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर लिए, a स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो 9e इज इक्वल टू -4q और e इज इक्वल टू -4q/9। अब आपको क्या करना है, एक क्वेश्चन हम आपको जस्ट ये देते हैं, इसको नोट करने के बाद ये 9q है, ये q है, थर्ड चार्ज को हम यहाँ रखेंगे, प्लेस्ड कर दिए, इसको x मान लेना, इसको a माइनस x मान लेना। अब कितने डिस्टेंस पे रखोगे इस ई चार्ज को कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, और इसका कितना मैग्नीट्यूड होना चाहिए कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो। ये क्वेश्चंस आप खुद बना करके देखिए। ऑब्जेक्ट एक्वायर 2 काइंड्स ऑफ चार्ज ऑन रबिंग। जब ऑब्जेक्ट्स को रबिंग करते हैं तो बॉडी पे 2 काइंड्स ऑफ चार्ज आता है, एक को पॉजिटिवली चार्ज्ड बोलते हैं, दूसरे को निगेटिवली चार्ज्ड बोलते हैं। अब ये पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज्ड बॉडी पे आता है, कैसे हम बोलते हैं कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है, दूसरा निगेटिवली चार्ज्ड है। यहाँ पे जितने आपके पास पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज आपके पास एक बॉडी में है। दूसरा बॉडी मैंने ले लिया, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही निगेटिव चार्ज इसमें। जब दोनों को एक दूसरे से रब करते हैं, बिफोर रब दे बोथ आर न्यूट्रल्स, ये भी न्यूट्रल्स थे, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव, जितने पॉजिटिव उतने ही निगेटिव। जब दोनों को हम रबिंग करते हैं, कांटेक्ट में लाते हैं, तो एक से जो इलेक्ट्रॉन है ट्रांसफर होकर दूसरे पे आता है। जब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे पे चला जाता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन की कमी हो आता है, तो इसको बोलते हैं कि ये जो बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज्ड है। और यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन जो कमी हुआ, ये इलेक्ट्रॉन आपके पास यहाँ आ गया, तो ये जो बॉडी आपके पास है उस पर निगेटिव चार्ज की जो संख्या है और वो इंक्रीज हो गया, तो ये जो बॉडी आपके पास है वो निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। कॉलम फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज रखे हुए हैं, कॉलम सेकेंड में निगेटिव चार्ज है। बिफोर रबिंग ये ऑल आर न्यूट्रल था। जब दोनों को रब करते हैं, सपोज कीजिए कि आपके पास इस कॉलम से कोई भी निकाल लो, सपोज करो इसको लिए और हम लोग इसको ले लिए, या इसको ले लिए, या हम इसको ले लिए, किसी को ले लिए,
इस कॉलम से एक इसको ले लिए और एक सिल्क क्लॉथ को इनके साथ रब किया। बिफोर रबिंग ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था। जब एक दूसरे को रब किए, एक दूसरे के साथ घिसे, उस सिचुएशन में क्या हुआ कि ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया, ये निगेटिवली चार्ज्ड हो गया। इसका क्या मतलब है, यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इलेक्ट्रॉन की कमी हुआ तो ये पॉजिटिवली चार्ज हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन इस पे आ गया, इस पे निगेटिव चार्ज की संख्या ज्यादा दिखा तो ये निगेटिवली चार्ज हो गया। अब आप किसी को भी अगर किसी दो को दे दे, उसके बारे में डिफाइन करना हो तो आप डिफाइन कर सकते हो। मैं आपसे बोलूं कि वुलन कोट ले लो और उसके साथ कॉम्ब ले लो, ये करो, तो आप क्या बोलोगे, बिफोर रबिंग दे बोथ आर न्यूट्रल। जब एक दूसरे को रब करते हैं साथ में तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके इस पे आ जाएगा, तो यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगा, इसलिए वो आपके पास पॉजिटिवली चार्ज्ड है, और यहां इलेक्ट्रॉन की नंबर्स इंक्रीज हो गए, इसलिए ये जो आपके पास है निगेटिव चार्ज हो गए। तो कॉलम 1 और कॉलम 2 के साथ आपको क्वेश्चंस देगा और आपको बताना होगा कि किस पे पॉजिटिवली चार्ज होगा, किस पे निगेटिवली चार्ज होगा। पॉजिटिवली चार्ज होगा तो क्यों पॉजिटिवली चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन की वहां कमी हो जाएगा, देन वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन किसी पे इंक्रीज हो गया तो वो निगेटिव चार्ज हो जाएगा। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये कॉलम आप नोट कर लीजिए, और एनसीईआरटी का 5th नंबर क्वेश्चंस इसी के बेस्ड पे है, उसको मैं आपको लिख देता हूं, एक्सप्लेन कर देता हूं, इससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। अब हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शंस लास्ट टॉपिक इस लेक्चर का पढ़ते हैं। एनसीईआरटी का 5th नंबर क्वेश्चन है, जब ग्लास रॉड को रब किया जाता है सिल्क क्लॉथ के साथ। इसको हम एक्सप्लेन कर दिए हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नेदर बी क्रिएट नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। बिफोर रबिंग बोथ आर न्यूट्रल होता है, टोटल चार्ज सिस्टम पे 0 होता है। जब पॉजिटिव चार्ज वाला जो कॉलम दिखाए थे वहां से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे में चला आता है, ड्यू टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ये पॉजिटिव चार्ज हो आता है, ड्यू टू गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये निगेटिव चार्ज हो आता है। इसी को हम एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। चार्जिंग बाय इंडक्शन, यहां डायग्राम के थ्रू मैं आपको समझाता हूं, वही चीज मैं यहां लिखा हुआ हूं। अगर कोई चार्ज्ड बॉडी ए है, उस चार्ज्ड बॉडी को किसी हम मेटालिक बॉडी बी के क्लोज में ले आते हैं, कांटेक्ट में नहीं, क्लोज में ले आते हैं, तो ये जो चार्ज लोगे उसका अपोजिट इस फेस पे आएगा। सपोज कीजिए कि हम ए पर जो चार्ज्ड बॉडी ए है उस पर पॉजिटिव लिए, तो बी वाले इसके जस्ट क्लोज वाले सरफेस पे उसके अपोजिट चार्ज आएंगे, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस आएंगे, जितने माइनस आएंगे उतने ही प्लस वो दूर वाले सरफेस पे आपके पास आएंगे। सपोज कीजिए कि यहां पर हम माइनस ले ए पर, तो बी पर क्या होगा, इसके अपोजिट चार्ज यहाँ आएंगे, सम चार्ज यहाँ माइनस है तो यहाँ आपके पास प्लस आएंगे, जितने प्लस आएंगे उतने ही माइनस आपके पास यहाँ आएंगे। तो चूंकि वो कांटेक्ट में आपके पास नहीं गया, बस क्लोज में गया, वो आपके पास क्लोज में गया। इन दिस प्रोसेस बॉडी ए डज नॉट लूज एनी चार्ज, इससे बॉडी ए अपना कोई भी चार्ज लूज नहीं किया। एनी चार्ज एज इट इज नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ बॉडी बी। इस फेनोमेनन ऑफ चार्जिंग बी को, बॉडी बी चार्ज हो गया बट इस फेनोमेना को हम लोग चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन कहते हैं। आई होप बेटा आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, मन लगा के पढ़िए।